चैप्टर 22 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्याओजिंग के भैया यूसी पर गुस्सा करके बोल रहे होते हैं, यूसी तुम अपनी हदें हमेशा पार कर देते हो। जिस पर यूसी बोलता है, हमारी सेना में जो 2 पद खाली थे, उन खाली पद पर मैंने आपके 2 आदमियों को जगह दी है ना, और उन्हें वहाँ पे भर्ती कराया है। भले ही ये पद ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इससे सेना पर थोड़ी बहुत फ़र्क तो पड़ेगी ही, और आपके दिए हुए तोहफे से मैं तो बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको भी मेरे दिए हुए तोहफे से खुश होना चाहिए, और क्योंकि आप मेरे काइंडनेस को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए आपको उस मामले को अनदेखा कर देना चाहिए। यहाँ पर वो उस बारे में बात कर रहा है जब स्याओजिंग के भैया ने यूसी और उसे पर्दे के पीछे देखा था। वो बोल रहा है कि आपको उस चीज को अनदेखा करने की कोशिश करना चाहिए, यानी कि स्याओजिंग के भैया को पता था कि वो स्याओजिंग ही था। यूसी उनसे बोलता है, कितनी दुख की बात है, उसे छोड़कर ये बात सबको पता है। यहाँ पर शायद वो ये बोल रहा है कि उसे छोड़कर सबको पता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर वो जाते हुए किसी डिश का नाम लेते हुए बोलता है, यहाँ का बिलाऊ चून बहुत अच्छा है, पर मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद स्याओजिंग के भैया गुस्से में थर थर काँप रहे होते हैं। अपने हाथ में जो कप उन्होंने पकड़ा हुआ था वो उसे क्रश कर देते हैं, और वहाँ पे टेबल पर रखे हुए सारे फ्रूट्स को इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो उनका एक आदमी उनको इस तरह देखकर उनके लिए चिंता करने लगता है। तो वो बोलते हैं, क्योंकि वो इतना कुशल और साहसी है, इसलिए वो अपने दुश्मनों को कम समझ रहा है, और मैं उसकी बातें हंसते हंसते कैसे ना मान लूँ, क्योंकि अभी के लिए मुझे इससे अच्छा खासा लाभ हो सकता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, स्याओजिंग के भैया ने उसे बुलाया था क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहते थे, पर वो स्याओजिंग को बुलाने के बाद भी चुपचाप बस अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तो उन्हें इस तरह देखकर स्याओजिंग सोच रहा होता है, 15 मिनट बीत चुकी है, मेरे भैया ने मुझे यहाँ बुलाया, पर अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। शायद उस दिन भैया ने मुझे उसके साथ देख लिया था, उन्हें पता चल गया था कि वो मैं ही था। वो बस ऐसा दिखावा कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता, ताकि मैं ऐसा सोचूं कि भैया ने कुछ नहीं देखा और उन्हें कुछ नहीं पता। वो ज़रूर बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, वरना वो इस तरह अपने आदमियों को चेक करने से नहीं रोकते और मुझे इस तरह अकेले छोड़ के वहाँ से नहीं आ जाते। तभी स्याओजिंग के भैया बोलते हैं, अगर अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। जो चीज़ें पहले हुई है वो बाद में भी हो सकती है। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो हम ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हमने कभी कोई प्लान बनाया ही नहीं, और उससे बदला लेने के बारे में हम सब भूल जाएंगे। तो ये सुनकर स्याओजिंग बोलता है, भैया मैंने जानबूझकर कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, ये बस बहुत ही एम्बेरसिंग था। मैं उसका ध्यान भटकाना चाहता था, और जब सब कुछ हो जाता तो एक अच्छा टाइम देखकर आपको सारी बातें बताने वाला था। आपको बस गलतफहमी हो गई है, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आपसे पूरी तरह ईमानदार हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुरंत उससे सारे संबंध तोड़कर हुआयांग लौट जाऊँगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पर स्याओजिंग के भैया जब उन्होंने स्याओजिंग को यूसी के साथ देखा उस दिन पर्दे के पीछे, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स है तो मैं तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बोलूँगा, ना ही मैं तुम्हें उसे बदला लेने के लिए बोलूँगा और चीज़ों को तुम्हारे लिए मुश्किल बनाऊँगा। इसलिए हम ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे कि हमने कोई प्लान बनाया ही नहीं, और ना ही हमने उससे बदला लेने के लिए कभी कोई बात की थी। तो स्याओजिंग बोल रहा है कि उसने जानबूझकर कभी अपने भैया को धोखा नहीं दिया। यूसी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स होते हुए भी वो अपने भैया से झूठ नहीं बोल रहा था। वो सच में ऐसा बोल रहा था कि वो यूसी से बदला लेगा, और वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके भैया को गलतफहमी हुई है। और क्योंकि उसके भैया ने उसे उस तरह से देख लिया था, इसलिए स्याओजिंग बहुत एम्बेरस था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके भैया को वो ये सब कैसे बताए। और यूसी और उसके बीच जो चल रहा है, वो कोई अच्छा मौका देखकर अपने भाई को ये सारा मामला अच्छे से समझाना चाहता था, पर इससे पहले ही ये सब हो गया। इसलिए वो बोल रहा है कि मैं आपको धोखा नहीं दे रहा, मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ, और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं यूसी से सारे संबंध तोड़कर हुआयांग के लिए वापस लौट जाऊंगा। तो स्याओजिंग की बातें सुनकर उसके भैया उसे चुपचाप देख रहे होते हैं, और अपने भैया को इस तरह देखकर वो नर्वस हो रहा होता है। तभी उसके भैया उसे बोलते हैं, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे उससे पहले ही बहुत सारी चेतावनियाँ मिल चुकी हैं। इसलिए मेरे भाई, जो तुम्हें सही लगता है तुम वही करो, क्योंकि जैसे ही वक्त बीतता जा रहा है मेरे भरोसेमंद लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने रिश्वत देकर कई लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। इसलिए अब मुझे सब पर शक होने लगा है। तुम मुझे इसके लिए दोष तो नहीं दोगे, है ना? इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। तो स्याओजिंग परेशान होकर बोलता है, मैं आपको गलत कैसे समझ सकता हूँ? मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या चल रहा है। मैं तो बस अपने आप से परेशान हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं। ये बोलकर वो यूसी के साथ बिताए हुए पलों को याद करके सोचता है, मैंने सीधा सा प्लान बनाया था कि मैं यूसी को अपने जाल में फंसाकर उसे लुभाऊंगा, पर मैं उस जाल में खुद ही फंस गया और मैं आसानी से उससे हार गया। उसके सामने पलटवार करने के लिए मुझ में ताकत ही नहीं बची। उसने मेरे भाई के अंदर भी गलतफहमियां पैदा कर दी। उसकी वजह से मेरे भैया मुझे गलत समझ रहे हैं और मैं दरबार में सबके सामने शर्मिंदा हो गया। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसके भैया उसे इस तरह चिंता में देखकर बोलते हैं, ऐसा क्यों फील कर रहे हो कि तुम किसी काम के नहीं हो? वो दूसरों के मुकाबले तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करता है, इसलिए अगर तुम भी उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे तो तुम्हारे ज़रिए हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तो हमारे पास हमारे राज्य को यूसी से बचाने के लिए तुम ही इकलौते उम्मीद हो, इसलिए खुद को कम मत समझो। तो स्याओजिंग बोलता है, भैया आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, क्योंकि अब यूसी पूरी तरह से एक अलग पर्सन बन चुका है। वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मुझे डर है कि मेरे पास भी कोई मौका नहीं है, मतलब कि उसे अपने जाल में फंसाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो बोलता है, वो मेरे साथ बस मजाक मस्ती करता रहता है और वो सावधानी बरतना नहीं भूलता, यानी कि स्याओजिंग के साथ भी वो केयरलेस नहीं बन जाता, वो हर टाइम चौकन्ना रहता है। तो उसका भैया बोलते हैं, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी तो ये है कि तुम्हारा इरादा नेक था। तुम हमारे राज्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर कोई शक नहीं होगा। फिर वो उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई और बात परेशान कर रही है? तो स्याओजिंग थोड़ा सैड हो जाता है, जिस पर उसके भैया बोलते हैं, क्या उसने तुम्हें सताया और परेशान किया? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे हर हाल में ख़त्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो स्याओजिंग बोलता है, नहीं, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ बड़ा करना है, इसलिए हमें ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्याओजिंग कॉन्फिडेंस होकर बोलता है, आपने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं अपने आप को साबित करूंगा और अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद स्याओजिंग के भैया का आदमी उनसे बोलता है, महाराज, क्या आपको नहीं लगता हुआ यहाँ के प्रिंस यानी स्याओजिंग उतावले होकर जोश में कुछ गलत कर बैठेंगे? क्योंकि आखिरकार सबने देखा है कि कैसे यूसी और हुआयांग के प्रिंस यानी स्याओजिंग कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो स्याओजिंग के भैया गुस्से से बोलते हैं, एक भाई को खून का रिश्ता कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी कि उनका मतलब ये है कि अगर वो पहले यूसी से दोस्ती किया करता था तो कोई बात नहीं, पर अब वो हमारा दुश्मन है, इसलिए उसे अपना खून का रिश्ता नहीं भूलना चाहिए और उसे अपनी दोस्ती छोड़कर बदला लेना ही चाहिए। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। गाइस, इस कहानी का ट्रांसलेशन इतना ज़्यादा मैसी है कि मैं क्या बोलूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है। बहुत मेहनत लगती है इसे समझने के लिए, इसलिए वीडियो भी टाइम में आता है। जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। ऊपर से ये हिस्टोरिकल है, तो पता नहीं पहले ज़माने के जो लैंग्वेज इसमें यूज़ हुए हैं, समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो चैप्टर 23 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, इंपीरियल स्टडी रूम से निकलते हुए स्याओजिंग सोच रहा था, सच तो ये है कि मुझे अपने एनिमी को ल्यूर करना है, उसे फंसाना है और तब तक हार नहीं माननी है जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए। और मुझे अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देना है। पर सच कहूँ तो क्या ये भूखे शेर के आगे मांस का टुकड़ा फेंकने जैसा नहीं होगा? ये बोल के वो ऐसा खुद को इमेजिन करने लगता है जैसे वो एक मीट बन है और यूसी एक भेड़िया बन के उसका पीछा कर रहा है और वो उससे भाग रहा है। इस तरह का ख्याल सोचकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो खुद को ऐसा करेगा, यूसी को सेड्यूस करने जाएगा, तो उसके जाल में वो खुद ही फंस जाता है। फिर हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्याओजिंग अपने भैया के बोली गई बातों को याद कर रहा था, जहाँ वो बोल रहे थे, मेरे भाई, मुझे शर्म आती है कि मैं तुमसे इस तरह का घटिया काम करा रहा हूँ, पर मैं ये सब तुमसे अपने फ़ायदे के लिए नहीं करा रहा और ना ही मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया है कि यही एक रास्ता है, हमें ये करना ही होगा। उन सब बातों को याद करके वो उदास होकर सोचता है, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भैया कितने परेशान होंगे, क्योंकि कुछ भी हमें इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलेगा। उसने, मतलब कि यूसी ने हमारा सब कुछ छीन लिया है और अब जब उसका ध्यान भटका हुआ है तो हम अपना सब कुछ वापस क्यों न लाएं। फिर वो सोचता है, मैंने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और क्योंकि वो एरोटिक किताबें थी, इसलिए स्याओजिंग सोच रहा है कि उनको पढ़ते वक्त मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। और शायद वो किताब में 2 लड़के थे, इसलिए वो सोच रहा होता है, उनको पढ़ते वक्त मुझे कुछ फील नहीं हुआ, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मैं एक क्वीर नहीं हूँ।
तभी एक पर्सन उससे बोलता है, रीजेंट प्रिंस ने कहा है कि जब आप आएंगे तो हमें उनके पास जाकर ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपसे मिलने आया है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर वो यूसी से मिलने जा रहा है और यूसी ने बोला हुआ है कि अगर स्याओजिंग आए तो मुझे आकर ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि स्याओजिंग आपसे मिलने आया है, उसे बिना कुछ बोले सीधा अंदर आने दिया जाए। तो उस पर्सन की बातें सुनकर स्याओजिंग सोच में पड़ जाता है, ये क्या बात हुई कि वो रिपोर्ट देने नहीं जाएगा। कम से कम जब वो रिपोर्ट देने जाता उस टाइम पर मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता खुद को उसके सामने जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, पर ये तो मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं दे रहे। उसके बाद स्याओजिंग अंदर चला जाता है। जब स्याओजिंग अंदर जाता है तो यूसी वहाँ पर एक पुल के किनारे आराम से बैठा हुआ होता है। स्याओजिंग उसे देखकर बोलता है, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझदार समझते हो ना, पर तुम मेरी छोटी सी चाल को नहीं समझ पाए और मेरे जाल में फंस गए। तो यूसी बोलता है, फंसता भी वही है ना जो फंसना चाहता है, मतलब कि मैं जानबूझकर तुम्हारे जाल में फंसा था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ और ऐसे ही फंस गया था। फिर वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, खैर ये बात छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो स्याओजिंग बोलता है, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन जाऊँगा तो तुम मुझे वो सब सिखाओगे जो तुम्हें आता है, क्या ये बात अभी लागू होती है। उसकी बातें सुनकर यूसी उसे निहारने लगता है और स्माइल कर रहा होता है। तो उसे इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ देखकर स्याओजिंग सोचता है, ये क्या बात हुई, कुछ बोलने के बजाय वो मुझे घूरे क्यों जा रहा है, ऐसे में मुझे कैसे पता चलेगा कि वो हाँ बोल रहा है या नहीं। तभी यूसी उसके पास जाकर बोलता है, तुम यहाँ मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करने आए हो ना, तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा क्यों है जैसे तुम मुझे आदेश दे रहे हो, मतलब कि तुम इतने रूड बिहेव क्यों कर रहे हो। ये बोलकर वो उसके चेहरे को पकड़ लेता है और बोलता है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो उसकी बातें सुनकर स्याओजिंग चिढ़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, तुम्हारे जैसे बुरे आदमी के साथ हमेशा कौन रहना चाहेगा, ये तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं ये सीखने आया हूँ। फिर वो उससे दूर होते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेनिंग दें। इस बार वो ऐसे बोलता है जैसे वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा हो। ये सुनकर यूसी स्माइल करता है और बोलता है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि अगर हम साथ में काम करने लगेंगे, मतलब कि मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा और तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि हम बस मास्टर और स्टूडेंट बनकर ही रह जाएं। यानी कि वो बोल रहा है कि मैं बस मास्टर और स्टूडेंट बन के नहीं रहना चाहता, मैं उससे आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। तो स्याओजिंग उससे नज़रें चुराते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, और सोचता है बिना कोई कीमत चुकाए मैं शेर की गुफा के इतने अंदर कैसे जा सकता हूँ, मतलब कि बदले में भी मुझे उसे कुछ देना ही होगा अगर मुझे कुछ सीखना है तो, वरना मैं इसके चंगुल से बच नहीं पाऊंगा। तभी यूसी फिर बोलता है, मैंने तुम्हारे भाई की मदद की और उससे थोड़ी नरमी से बात की तो उसने तो तुम्हें यहाँ भेज दिया मेरे पास, तुम्हारी इज्जत की परवाह किए बिना उसने तुम्हें मेरे बिस्तर तक भेज दिया। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूसी को सब पता है कि क्या चल रहा है। तो स्याओजिंग अपने भाई की बुराई सुनकर बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो सोचता है, ये एक ऐसा फैसला है जो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर लिया है, अगर इससे मैं जांग फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मेरे भैया को बेइज्जत होने से बचा सकता हूँ तो इसमें मेरी इज्जत कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है, अगर मेरी थोड़ी सी कुर्बानी से सब कुछ ठीक हो सकता है तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ। और वैसे भी ये हम भाई भाई मिलकर कर रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन है हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। वो यही सब सोच रहा था, तभी यूसी बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि। तभी स्याओजिंग बीच में बोलता है, बकवास करना बंद करो, बस मुझे बताओ कि तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे या नहीं। तभी यूसी बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा रहा है, फिर भी तुम ये करने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। मतलब कि वो ये बोल रहा है कि तुम्हें पता है अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी ये जानते हुए भी तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। ये सुनकर स्याओजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है, मैं कोई उतावला नहीं हो रहा, मैं तो बस अपने भाई और इस राज्य के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। वो यही सब सोच रहा था। तभी उसे बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, शेर की खाल पाने की उम्मीद करना बेकार है। मतलब कि वो सोच रहा है कि तुम यही सोच रहे हो कि तुम जीत जाओगे, तुम जो भी कर रहे हो तुम उसमें कामयाब हो जाओगे, पर क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि एक बार अगर तुम यहाँ आ गए तो वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।